नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत देशमुख, डायरेक्टर ऑफ देशमुख बाय इंस्टीट्यूट नांदेड़। और दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से हमने एक टॉपिक शुरू किया था, दैट इज अबाउट द 11th नीट का प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज आगे उसके लेक्चर 4 के बारे में बात करते हैं और आज पढ़ते हैं हम, ठीक है, कि ग्रोथ प्रमोटर्स के बारे में। और आज का जो प्रमोटर है हमारा, दैट इज जिबरेलिक एसिड और जिबरेलिन। ठीक है, जिबरेलिक एसिड और जिबरेलिन के बारे में आज पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो आइए दोस्तों बात करते हैं जिबरेलिक एसिड के बारे में। ठीक है, कि जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन ग्रोथ प्रमोटर होता है, वैसे ही हमारे पास कौन होगा यहाँ पे ग्रोथ प्रमोटर, दैट इज कॉल्ड एज जिबरेलिक एसिड और जिबरेलिन। देखिए, बायोलॉजिकल सिस्टम में मान लो कि प्लांट में इसके 100 ऑफ डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं। 100 ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जिबरेलिक एसिड हमें देखने को मिलता है। उसमें से भी सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म जो देखा जाता है ना, वो होता है GA3 फॉर्म। ये बात आपको याद रखनी है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू ये बात आपको बहुत ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी सारे जिबरेलिक एसिड के फॉर्म है उनमें से जिबरेलिक एसिड 3 इज अ मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ जिबरेलिक एसिड। ठीक है, जैसे कि बाकी के जो जिबरेलिक एसिड होते हैं उनके भी नाम कैसे होने चाहिए, जैसे कि GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन, ऐसे ही उनके नाम होते हैं। ठीक है, तो उनमें से हमने बोल दिया था कि GA3 इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ जिबरेलिक एसिड। देखिए, जिबरेलिक एसिड या जिबरेलिन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके स्ट्रक्चर में, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ जिबरेलिक एसिड कंटेन्स गिबेन रिंग। कौन सा रिंग होता है उनमें? गिबेन रिंग होता है। ठीक है, कौन सा रिंग पाया जाता है? गिबेन रिंग स्ट्रक्चर हमें दिखता है, इसीलिए साइंटिस्ट ने इसका नाम क्या दिया है? जिबरेलिक एसिड। जिबरेलिक एसिड इज अ काइंड ऑफ ए वीक एसिड। एक वीक एसिड हमें पता है कि जिबरेलिक एसिड इज अ काइंड ऑफ ए वीक एसिड, जिसमें कौन सा रिंग पाया जाता है? गिबेन रिंग पाया जाता है। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गिबेन रिंग? गिबेन रिंग का अगर हम स्ट्रक्चर निकालते हैं तो हमें पता है कि स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होना चाहिए, गिबेन रिंग का स्ट्रक्चर। So दोस्तों, this is the structure of Gibbon ring which found in gibberellic acid. This is the structure of Gibbon ring which found in the gibberellic acid. यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पे हमें एसिडिक ग्रुप मिलता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर अगर निकालते हैं हम यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे होगा CH3 ग्रुप, यहाँ पे होगा OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो दोस्तों, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जिबरेलिक एसिड। ये जिबरेलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, शायद आपको एग्जाम में ना पूछा जाए, फिर भी आपको ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जिबरेलिक एसिड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जिबरेलिक एसिड। और ये जो रिंग पाया जाता है ना जिबरेलिक एसिड में, दैट इज कॉल्ड एज गिबेन रिंग। दैट रिंग इज कॉल्ड एज गिबेन रिंग। चलिए अभी बात करते हैं कि जिबरेलिक एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन या फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। देखिए दोस्तों, कि जनरली कि जिबरेलिक एसिड, ठीक है, प्लांट के शूट के ग्रोथ में काम करेगा। कहाँ पे काम करेगा ये? ठीक है, जनरली इट इज इन्वॉल्व इन शूट ग्रोथ। ठीक है, वेरी निग्लिजिबल ये काम करेगा कहाँ पे? रूट के ग्रोथ में काम करेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि नो, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट इन, ठीक है, रूट के ग्रोथ में उसका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, निग्लिजिबल के बराबर हो सकता है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे शूट का जो भी हमें दिखता है कि जो भी ग्रोथ होता है शूट का, तो उस ग्रोथ में काम करने वाला, ठीक है, हार्मोन कौन है? जिबरेलिक एसिड होता है। ठीक है, देखिए कि अगर जिबरेलिक एसिड का अगर सिंथेसिस हम अगर देखते हैं तो कहाँ पे होगा, तो ठीक है, तो यंग लीव्स में पाया जाएगा। जिबरेलिक एसिड का जो सिंथेसिस होता है ना, तो कहाँ पे पाया जाता है? यंग लीव्स में। दूसरी बात है कि ये बड़ में भी फॉर्मेशन होता है इसका, बड़ में भी इसका फॉर्मेशन हो सकता है, या हमें पता है कि कुछ अमाउंट कहाँ पे सिंथेसिस हो सकता है इसका, रूट में भी सिंथेसिस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, जिबरेलिक एसिड जहाँ पे भी सिंथेसिस हो रहा है ना, वहां से अगर वो दूसरे मतलब, ठीक है, लोकेशन पे अगर ट्रैवल करता है, सेकंड लोकेशन पे अगर
ट्रैवल करता है तो इसका मतलब है कि अगर वो ट्रांसलोकेशन करता है तो इसका ट्रांसलोकेशन होता है थ्रू द जाइलम। ये बात आपको याद रखनी है, इसका ट्रांसलोकेशन किस चीज से होता है, जाइलम थ्रू इसका ट्रांसलोकेशन होता है। बाकी के मेजर हार्मोन जो ट्रांसपोर्टेशन शो करते हैं या ट्रांसलोकेशन शो करते हैं थ्रू द फ्लूएम करते हैं, थ्रू द फ्लूएम करते हैं। और यहाँ पे इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जिबरलिक एसिड का, इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू द जाइलम। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। जाइलम इज अ कंडक्शन सिस्टम फॉर द, ठीक है, हार्मोन लाइक द जिबरलिक एसिड। तो हमने बताया था कि जिबरलिक एसिड का सिंथेसिस यंग ल्यूज में हो सकता है। जिबरलिक एसिड कैन सिंथेसिस इन द बर्ड, जिबरलिक एसिड कैन सिंथेसिस इन द रूट एज वेल एज इट इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड द फ्रूट एज वेल एज, ठीक है, या फ्रूट में भी सिंथेसिस हो सकता है। सो दीज आर द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ जिबरलिक एसिड एंड दिस इज अबाउट द ट्रांसलोकेशन ऑफ जिबरलिक एसिड थ्रू द जाइलम। ये बात आपको याद रखना है। जनरली जिबरलिक एसिड किसके ग्रोथ में काम करता है, शूट के ग्रोथ में काम करता है। वेरी लो या ना के बराबर ये कहाँ पे काम करेगा, ठीक है, रूट के ग्रोथ में ये काम करता है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं कि जिबरलिक एसिड की डिस्कवरी के बारे में। ठीक है, पहला जो इवेंट आता है यहाँ पे तो ये बिलोंग करता है जापान से। कहाँ से बिलोंग करेगा ये, जापान। जापान के कुछ राइस फार्मर, जापान के कुछ राइस फार्मर उनको ठीक है ये बात ऑब्जर्व हो गई कि उनके राइस फील्ड में ठीक है ठीक है देयर इज एन अनवांटेड ग्रोथ दिखाई दे रहा था। किसका, राइस प्लांट का। राइस प्लांट का ग्रोथ जो था ना वो एक एक्सट्रीम ग्रोथ वहां पे दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने उस राइस प्लांट के होने वाले वो एक्सट्रीम ग्रोथ को, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ हाइपरट्रॉपी, ग्रोथ हाइपरट्रॉपी, ग्रोथ हाइपरट्रॉपी, उसको उन्होंने एक नाम दे दिया इस डिसीज का, मतलब ठीक है एक डिसीज का नाम दे दिया उन्होंने, दैट इज कॉल्ड एज फुलिश सीडलिंग डिसीज और बैकाने डिसीज। क्या नाम दे दिया उन्होंने, बैकाने डिसीज। ठीक है, उनका ये कहना था कि वहां पे जो भी राइस के जो प्लांट है उनमें अनवांटेड अनवांटेड एक्सट्रीम ग्रोथ दिखाई दे रहे थे, अनवांटेड एक्सट्रीम ग्रोथ दिखाई दे रहे थे। तो उन्होंने उस डिसीज का नाम क्या रख दिया वहां पे, बैकाने डिसीज। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज फुलिश सीडलिंग डिसीज। उसको एक और नाम से भी पहचाना जाता है, फुलिश सीडलिंग डिसीज। इस नाम से भी आप इसको पहचान सकते हो। ठीक है, देखिए एक्चुअली फुलिश सीडलिंग ठीक है डिसीज में होता क्या है कि देयर इज नो, ठीक है, मतलब राइस का प्लांट तो ग्रो कर रहा है, बस उसकी जो ठीक है पेनिकल जो होते हैं ना, पेनिकल वहां पे जो हमें दिखाई देते हैं तो वो एम्प्टी पेनिकल बना रहा था। मतलब क्या है, ठीक है, जिस ठीक है जगह पे मान लो कि ये अपन राइस का ग्रेन है, मान लो कि एक राइस का ग्रेन है और उसके जो बाहर वाला ये जो कवरिंग होता है ना उसे हम क्या कहेंगे, पेनिकल कहेंगे। उसके बाहर वाला जो कवरिंग है उसे क्या कहेंगे हम, पेनिकल। ठीक है, मतलब क्या है कि जनरली नॉर्मली तो ये कंडीशन होनी चाहिए, पेनिकल के अंदर कौन होना चाहिए, ठीक है, वायबल सीड होनी चाहिए, वायबल सीड्स होने चाहिए। बट आपको ये देखने को मिलेगा कि फुलिश सीडलिंग डिसीज में, ठीक है, कि पेनिकल तो होता है बट उसके अंदर, ठीक है, कौन एब्सेंट होता है, देयर इज एन absence ऑफ, देयर इज absence ऑफ वायबल सीड, absence ऑफ वायबल सीड, वायबल सीड। पेनिकल है प्रेजेंट बट वहां पे अंदर उसकी सीड है क्या, नहीं है, सीड एब्सेंट है। इसीलिए इस डिसीज को उन्होंने क्या नाम दे दिया, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फुलिश सीडलिंग डिसीज। और ये ठीक है जिस प्लांट को ये डिसीज हो रहा है ना तो उसका ग्रोथ, ठीक है, नॉर्मल से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एबनॉर्मल हाइट कह सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, प्लांट का जो ग्रोथ होता है ना एबनॉर्मल हाइट, या आप कह सकते हो कि देयर इज ना एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लांट, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट या हाइट भी कह सकते हो। ठीक है, सो ये इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आ गया सामने जिसका नाम है ई कुरोसावा। ठीक है, ई कुरोसावा। ठीक है, ई कुरोसावा ने बताया था, ठीक है, कि इस प्लांट में, मतलब राइस प्लांट में जो डिसीज पाया जा रहा है वहां पे, राइस प्लांट को जो डिसीज कॉज कर रहा है वो कॉजेटिव एजेंट उन्होंने बताया कि कॉजेटिव एजेंट, डिसीज कॉजेटिव एजेंट के बारे में उन्होंने बताया। एंड दैट एजेंट विल बी अ फंगस। कौन है, एक फंजा है। ठीक है, उस डिसीज कॉज करने वाला कौन है, फंगस है। और उस फंगस का नाम क्या है, जिबरेला फ्यूजिकोरा है। ठीक है, जिबरेला फ्यूजिकोरा।
ठीक है, एक फंगस है और ये फंगस क्या कर रहा है उस प्लांट में, ये डिसीज कॉज कर रहा है। और ये जो फंगस है ना किस क्लास से बिलोंग करता है, अस्कोमाइसिटिस क्लास से बिलोंग करने वाला फंगस, अस्कोमाइसिटिस। देखिए दोस्तों, बात क्या है कि साइंटिस्ट ई कुरोसावा ने क्या बताया, यहाँ पे साइंटिस्ट ई कुरोसावा ने बताया कि राइस प्लांट में जो फुलिश सीडलिंग डिसीज हो रहा है या बेकानी डिसीज हो रहा है, उसका जो पॉजिटिव एजेंट है, वो पॉजिटिव एजेंट कौन है, फंगस है जिसका नाम क्या है, जिबरेला फ्यूजिकोरा है। ठीक है, देखिए, और ये किस क्लास से बिलोंग करता है, अगर ऐसे पूछा जाए तो ये बिलोंग करता है क्लास अस्कोमाइसिटिस से बिलोंग करता है। अगर आपको क्यूरोसावा के बारे में, ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको यही बात बतानी है कि, ठीक है, द कॉजेटिव एजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द बैकानी डिसीज ऑफ, ठीक है, टू द राइस प्लांट विल बी अ फंगस एंड दैट फंगस, ठीक है, नेम्ड एज जिबरेला फ्यूजिकोरा। जो किस क्लास से बिलोंग करेगा, अस्कोमाइसिटिस क्लास से ये बिलोंग करेगा, और एक कौन है, फंगस है। उसके बाद, ठीक है, तीसरा जो डिस्कवरी हम यहाँ पे बोलेंगे, दैट इज द, साइंटिस्ट का नाम है याबूटा एंड सुमिकी। ठीक है, याबूटा एंड सुमिकी ने बताया कि ये जो, ठीक है, प्लांट में प्रॉब्लम आ रही है, राइस प्लांट का जो प्रॉब्लम है, तो एक फंगस से तो हो रहा है, और उस उन्होंने फाइंड आउट कर दिया कि ये फंगस कुछ केमिकल को रिलीज कराएगा। ठीक है, दैट केमिकल इज नोन एज जिबरलिक एसिड, दैट केमिकल इज नोन एज जिबरेलिक एसिड, दैट केमिकल इज नोन एज जिबरेलिक एसिड। मतलब क्या है कि एक्चुअल जिबरेलिक एसिड पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे ये कॉजेस कर रहा है, ये किन्होंने पता कर दिया यहाँ पे, याबूटा एंड सुमिकी ने। ठीक है, तो इनका डिस्कवरी भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, याबूटा एंड सुमिकी फाइंड आउट दैट, ठीक है, जिबरेलिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द बैकाने डिसीज। क्या क्या कॉज करेगा ये, बैकाने डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बैकाने डिसीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, दैट इज अबाउट द जिबरलिक एसिड। सो जिबरलिक एसिड हमें पता है कि एक वीक टाइप का एसिड है, वीक एसिड है, जिसमें कौन सा रिंग पाया जाता है या स्ट्रक्चर पाया जाता है, गिब्बेन रिंग स्ट्रक्चर, गिब्बेन रिंग स्ट्रक्चर, गिब्बेन रिंग स्ट्रक्चर। इनिशियली हमने इसका स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पे नोट डाउन करके दिया है। ठीक है, गिब्बेन रिंग स्ट्रक्चर, ओके, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गिब्बेन रिंग। ये आप देख सकते हो कि दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गिब्बेन रिंग। देखिए, अगर जिबरलिक एसिड के बारे में बात करते हो तो जिबरलिक एसिड, ये बात अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिबरलिक एसिड का जो प्रिकर्सर होता है, दैट, ठीक है, एक्चुअल में जो प्रिकर्सर होता है उसका जो एसिटिल कोएंजाइम ए होता है। कौन होता है प्रिकर्सर उसका, एसिटिल कोएंजाइम ए इज द प्रिकर्सर फॉर द जिबरलिक एसिड। ठीक है, और हम ये भी बात कर सकते हैं कि अगर जिबरलिक एसिड है तो ये टर्पिन से भी बिलोंग करता है। कहाँ से बिलोंग करेगा, ये टर्पिन से बिलोंग करेगा। और टर्पिन में कौन सा टर्पिन होता है, ये डायटर्पिन से बिलोंग करेगा। ये बात आपको याद रखना है, इट इज अ डायटर्पिन। कौन है ये, डायटर्पिन है। ठीक है, डायटर्पिन में कार्बन का कितना होता है, ठीक है, कार्बन की संख्या होती है 20 नियर अबाउट 20 कार्बन होते हैं। और इसमें आइसोप्रेन यूनिट कितने होते हैं, अगर ऐसा पूछा जाए आइसोप्रेन यूनिट का, ठीक है, नंबर अगर पूछा जाए तो 4 आइसोप्रेन यूनिट होते हैं। क्योंकि एक आइसोप्रेन यूनिट में, क्योंकि 1 आइसोप्रेन यूनिट कंसिस्ट 5 कार्बन। ठीक है, 5, ठीक है, हमें कितने कार्बन चाहिए, 20 कार्बन, तो 5 कार्बन के कितनी रिंग होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 4 रिंग होनी चाहिए, तभी जाके हमें क्या पता चलेगा, ठीक है, कि यहाँ पे कि ये डायटर्पिन से बिलोंग करता है। देखिए, नियर अबाउट 20 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है कौन, जिबरलिक एसिड। और आपको याद रखने वाली बात यह है कि डायटर्पिन, ठीक है, जिबरलिक एसिड बिलोंग टू द डायटर्पिन। और टर्पिन्स होते कौन है, terpenes are the plant secondary metabolite, these are the plant secondary metabolite। plant के ये कौन होते हैं, secondary metabolite होते हैं। ठीक है, so acetyl coenzyme A is a precursor for the जिबरलिक एसिड। तो अब तक हमने कुछ जनरल बातें की है इसके बारे में, जिबरलिक एसिड के बारे में। तो फिर से एक बात करेंगे। देखिए, जिबरलिक एसिड के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं वहां पे। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि देयर आर 100 फॉर्म ऑफ जिबरलिक एसिड, और उसमें से सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म और जो, ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम जगह पे काम करने वाला जो जिबरलिक एसिड होता है वो कौन होता है, जिबरलिक एसिड 3 होता है। ठीक है, और उसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं कि जैसे कि जिबरलिक एसिड 1, जिबरलिक एसिड 2, जिबरलिक एसिड 3 एंड सो ऑन अप से
फॉर्म ऐसे फॉर्म देख सकते हैं, ठीक है। जिबरेलिक एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें गिबेन रिंग होती है और गिबेन रिंग का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिस इज द हाइड्रोजन स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद हमने बात किया था कि यहाँ पे कि जिबरेलिक एसिड जनरली वर्क इन द ग्रोथ ऑफ शूट के ग्रोथ में ये काम करता है, बट देर इज लेस इन्वॉल्वमेंट इन द रूट ग्रोथ। यहाँ पे ठीक है, उसका जो इन्वॉल्वमेंट है रूट के डेवलपमेंट में वो काफी कम दिखाई देता है। उसके बाद हमने बात किया था कि ठीक है, जिबरेलिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड इन द एंग्लियोज, ठीक है, बड में भी ये सिंथेसिस होता है और रूट में भी सिंथेसिस होता है, एज वेल एज ए फ्रूट में भी सिंथेसिस होता है, ठीक है। उसके बाद जिबरेलिक एसिड जब एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होगा, ट्रांसलोकेट होता है, तो उसका ट्रांसलोकेशन किससे हो रहा है, जाइलम से उसका ट्रांसलोकेशन। बाकी के जो भी हार्मोन्स होते हैं ना उनका ट्रांसलोकेशन जनरली फ्लोएम के साथ होता है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हम उसके डिस्कवरी के बारे में बात कर दिए थे, ठीक है। पहली बात हमने किसके बारे में बात कर दी थी कि जापानीज राइस फार्मर के बारे में बताया था। उन्होंने उनको ठीक है ये दिखाई दिया कि उनके राइस फील्ड में राइस के जो प्लांट है एबनॉर्मली क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और ठीक है उनके जो सीड्स हो, मतलब सीड के जो पैनिकल होते हैं ना उसमें सीड ही अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, मतलब अब्सेंस ऑफ सीड। तो उसकी वजह से उन्होंने उस डिसीज का नाम क्या दे दिया, ठीक है, फुलिश सीडलिंग डिसीज ऐसा नाम दे दिया, ठीक है। उसे हम दूसरे भी एक नाम से पहचानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बेकने डिसीज, ठीक है। मतलब क्या है कि इस डिसीज में होता क्या है कि इस डिसीज के 3 सिम्टम्स हो सकते हैं। एक तो हो सकता है उसका, ठीक है, मैक्सिमम ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरट्रॉफी ग्रोथ। दूसरा हो सकता है कि वहां पे पैनिकल एम्प्टी है और इडिबल, ठीक है, मतलब वायबल सीड्स क्या है वहां पे एब्सेंट हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वहां पे अगर किसी प्लांट को बेकानी डिसीज है राइस प्लांट को, तो वो राइस प्लांट कैसे हो सकते हैं, ठीक है, सेक्सुअली स्टेराइल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, ये स्टेराइल प्लांट भी हो सकते हैं, इस बात को भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगर सीढ़ी अवेलेबल नहीं है उसमें तो प्लांट क्या फर्टाइल थोड़ी ना होगा, प्लांट कैसा होगा, स्टेराइल प्लांट होगा वो, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया था कि साइंटिस्ट यू कुरोसावा के बारे में, उन्होंने क्या बोल दिया था कि द पॉजिटिव एजेंट, ठीक है, ऑफ द बैकनी डिसीज विल बी द फंगस दैट इज नोन एज जिबेरेला फ्यूजिकोरा। उन्होंने इसका ही डिस्कवरी किया था, यही बात आपको याद रखना। उसके बाद याबूटा एंड सुमुकी ने बताया कि एक्चुअली जिबेरेला फ्यूजिकोरा एक केमिकल रिलीज करेंगे दैट इज नोन एज जिबरेलिक एसिड, जिसका इफेक्ट हमें कहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है, जिबरेलिक एसिड का इफेक्ट उन राइस प्लांट के ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया था कि जिबरेलिक एसिड के, ठीक है, अंदर गिबेन रिंग होता है। और उसके बाद हमने बात किया था कि प्रिकर्सर के बारे में, एसिटिल कोएंजाइम इज अ प्रिकर्सर फॉर द जिबरेलिक एसिड। जो एक कौन, मतलब कौन होता है, एक ट्रपिन से बिलोंग करता है। ट्रपिन में कौन बिलोंग करता है, डाइट्रपिन से बिलोंग करता है। वहां पे मोनोट्रपिन, डाइट्रपिन, सेस्क्विटरपिन, ठीक है, ट्राइट्रपिन, टेट्राट्रपिन एंड पॉलीट्रपिन, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। उसमें से एक स्ट्रक्चर जो 20 कार्बन कंटेनिंग स्ट्रक्चर होता है दैट इज अबाउट द डाइट्रपिन। डाइट्रपिन का जो बेसिक यूनिट होता है दैट इज नोन एज आइसोप्रेन यूनिट। कौन सा यूनिट होता है वहां पे, आइसोप्रेन यूनिट होता है। और एक आइसोप्रेन यूनिट कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का। तो 20 कार्बन बनाने के लिए हमें कितनी रिंग चाहिए, यहाँ पे 4 रिंग। तो ऐसा भी क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है, इन बातों को आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हो गई जनरल बातें किसके बारे में, ठीक है, जिबरेलिक एसिड के बारे में। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में इसके फंक्शन एंड ब्लॉकर के बारे में, ठीक है। ये देखिए जिबरेलिक एसिड के सिंथेसिस के कुछ इनिबिटर्स भी हो सकते हैं वहां पे, ठीक है, देयर आर द, ठीक है, सम इनिबिटर्स व्हिच इनिबिट द, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ जिबरेलिक एसिड। जैसे कि मान लो कि हमारे पास कुछ इनिबिटर है। पहला इनिबिटर हम बात करेंगे, ठीक है, साइकोसेल के बारे में। साइकोसेल, दिस इज नोन एज ट्रिपल सी, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रिपल सी। और ट्रिपल सी का यहाँ पे क्या मतलब होता है, ठीक है, क्लोरीन, कोलिन, क्लोराइड, ठीक है। इसका एक सी, ये दूसरा सी और तीसरा सी, इसको हम ट्रिपल सी के नाम से भी पहचानते हैं और इसको साइकोसेल भी कहा जाता है। दूसरा इनिबिटर है हमारे पास अमो 1618, अमो 1618, दिस इज द सिंथेटिक केमिकल्स विच ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ जिबरेलिक एसिड। उसके बाद हमारे पास, ठीक है, और एक केमिकल होता है जिसको हम प्लेको ब्यूट्राजोल भी कह सकते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, प्लेकोब्यूट्राजोल, ठीक है। और एक केमिकल हमें दिखाई देता है जो जिबरेलिक एसिड के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, एन साइमिडोल, एन साइमिडोल। सो दीज आर द
केमिकल विच इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ जिबर्लिक एसिड, ठीक है। सो जिबर्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करने वाले जो डिफरेंट केमिकल्स है हमारे पास, ठीक है, उनके हमने नाम बोल दिए। जैसे कि पहला साइकोसोल, जिसको ट्रिपल सी के नाम से भी पहचाना जाता है, क्लोरीन, कोलिन एंड क्लोराइड हम कह सकते हैं। दूसरा होता है अमो 1618, तीसरा होगा प्लेकोब्यूट्राजोल, और लास्ट होगा हमारे पास अनसाइमिडोल। और इसके बाद जो भी आपको दिखाई देंगे तो आप उनको याद रख सकते हो, ठीक है। और एक होता है जिसका नाम है मैलिक, ठीक है, हाइड्राजाइन, जिसे हम एमएच के नाम से भी पहचानते हैं, ठीक है, मैलिक हाइड्राजाइन, ठीक है, MALEI से मैलिक हाइड्राजाइन मतलब क्या है, एमएच भी बोल सकते हैं। इसको भी आपको दोस्तों याद रखना है। सो दीज आर द इनिबिटर्स फॉर द जिबर्लिक एसिड। जिबर्लिक एसिड सिंथेसिस के ये इनिबिटर्स है। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ जिबर्लिक एसिड। जिबर्लिक एसिड के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ जिबर्लिक एसिड, फंक्शंस ऑफ जिबर्लिक एसिड, फंक्शंस ऑफ जिबर्लिक एसिड, ठीक है। पहला तो कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे कि जिबर्लिक एसिड इज इन्वॉल्व इन द बोल्टिंग, ठीक है। कौन से इफेक्ट में ये इन्वॉल्व होता है, बोल्टिंग में ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। किस चीज में इन्वॉल्व होता है, बोल्टिंग। बोल्टिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिएगा अगर कोई प्लांट है हमारे पास, ठीक है, और उस प्लांट का जो ग्रोथ है, तो मान लीजिएगा कोई एवरेज ग्रोथ हमें दिखाई देता है कि प्लांट का जो हाइट या ग्रोथ है यहाँ पे, ठीक है, कि कुछ समय तक हमें एवरेज हाइट दिखाई देता है। बट अगर उस प्लांट में अगर सडनली हमें उसका साइज, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर इंक्रीज होते हुए अगर दिखाई देता है उस प्लांट का हाइट, ठीक है, तो ऐसे चीज को हम क्या कहेंगे, बोल्टिंग कहेंगे, ठीक है। दैट इफेक्ट इज नोन एज अ बोल्टिंग इफेक्ट। सो बोल्टिंग में क्या होता है कि एक्चुअली बोल्टिंग में होता है कि सडन इंक्रीज इन हाइट, सडन इंक्रीज इन हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है। और जो स्टेम होता है ना, स्टेम तो नॉर्मल होगा, स्टेम क्या होगा, नॉर्मल होगा, स्टेम ज्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है। सिर्फ वहां पे क्या दिखाई देता है आपको, ज्यादा हाइट ज्यादा दिखाई देता है उस प्लांट को, तो ऐसे इफेक्ट को क्या कहेंगे हम, ठीक है, बोल्टिंग कहेंगे। जनरली बोल्टिंग यहाँ पे दिखाई देती है रोजेटी फैमिली के प्लांट में, ठीक है। रोजेटी फैमिली के प्लांट जो होते हैं, रोजेटी फैमिली के प्लांट, उनमें ऐसा ये कॉन्सेप्ट देखा है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक प्लांट है दैट इज नोन एज कैबेज, ठीक है। जिसे हम कौन सा प्लांट कहेंगे, कैबेज। एग्जांपल ऑफ रोजेटी फैमिली, कुछ एग्जांपल ले लेंगे। कैबेज होगा, रेडिश होगा, कैबेज होगा, रेडिश होगा, बीट, ठीक है। इन प्लांट में हमें कौन सा इफेक्ट दिखाई देता है, ठीक है, इन प्लांट में हमें, ठीक है, बोल्टिंग बोल्टिंग इफेक्ट दिखाई देता है। सो बोल्टिंग इज अ फंक्शन ऑफ जिबर्लिक एसिड। मतलब रैपिडली या सडनली किस में ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे स्टेम लेंथ इंक्रीज हो रहा है इन प्लांट के अंदर। सो दैट इज इफेक्ट ऑफ जिबर्लिक एसिड। दूसरा इफेक्ट हम बात करेंगे या दूसरा फंक्शन हम बात करते हैं जिबर्लिक एसिड का, दैट इज अबाउट द इट ब्रेक द डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी ब्रेकर के नाम से भी इसे पहचाना जाता है, डॉर्मेंसी ब्रेकर। जिबर्लिक एसिड इज नोन एज डॉर्मेंसी ब्रेकर, ठीक है। डॉर्मेंसी का मतलब क्या है कि प्लांट के जो सीड्स होते हैं ना भैया, प्लांट के जो सीड्स होते हैं, सीड्स कभी कभी क्या होते हैं कि ठीक है, जर्मिनेट नहीं होते हैं, सीड का जर्मिनेशन नहीं होता, नो जर्मिनेशन, ठीक है। सीड के जर्मिनेशन के लिए बहुत सारे चीजें जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि हम मान लो कि वहां पे इन्वायरमेंट सुटेबल नहीं है, ठीक है, सो हम कहेंगे कि नो प्रॉपर इन्वायरमेंट फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, नो प्रॉपर इन्वायरमेंट फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो इसका मतलब क्या है कि सीड वायबल तो है, सीड कैसा है, वायबल है, बट वहां पे जर्मिनेशन अगर होता नहीं है, तो ऐसे सीड को क्या कहेंगे हम, डॉर्मेंट सीड कहेंगे। ऐसे सीड को क्या कहेंगे दोस्तों हम, डॉर्मेंट सीड्स कहेंगे, डॉर्मेंट सीड्स, ठीक है। तो सीड का डॉर्मेंसी बनाने वाला कौन होता है, डॉर्मेंसी मेकर अगर आपको पूछा जाए, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन विच मेक द, ठीक है, dormancy of seed, that hormone is known as abscisic acid. So abscisic acid dormancy को बनाता है, तो ठीक है, जिबर्लिक एसिड डॉर्मेंसी को क्या करेगा, ब्रेक कराएगा। सो इसका मतलब क्या है कि दिस एस्पेक्ट में, इस एस्पेक्ट में क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट काम कर रहे हैं। कौन, जिबर्लिक एसिड किसके अपोजिट में काम कर रहा है, एब्सिसिक एसिड के अपोजिट में काम कर रहा है। क्योंकि एब्सिसिक एसिड डॉर्मेंसी को बनाता है, तो जिबर्लिक एसिड क्या करेगा, डॉर्मेंसी को ये ब्रेकआउट कराएगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है।
मतलब क्या है कि प्लांट के सीड्स ठीक है जब तक जर्मिनेट नहीं होते, जब तक क्या होता है कि ठीक है उनको फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, मतलब क्या है कि फेवरेबल कंडीशंस अगर अवेलेबल होती है तो हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है कि वहां पे ठीक है कि प्लांट का सीड क्या होगा, सीड जर्मिनेट हो सकता है। सीड का जर्मिनेशन इज हैपन ओनली इन फेवरेबल कंडीशन। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में क्या क्या आता है वहां पे, जैसे कि मान लो कि पानी का अमाउंट होगा। ठीक है, जैसे कि वाटर रिक्वायरमेंट होता है जर्मिनेशन के लिए। दूसरी कौन चीज रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ऑक्सीजन इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तीसरी गोष्ट सॉइल का रिक्वायरमेंट होता है कभी कभी। ठीक है, तो ये चीजें अगर ठीक है प्लांट के सीड्स को अगर मिल रही है, या मान लो कि इससे भी ज्यादा कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का फैक्टर होगा, ठीक है, ये सभी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है सीड के जर्मिनेशन के लिए। पर अगर आप वहां पे जिबरेलिक एसिड का ठीक है अमाउंट अगर बढ़ाते हो तो वहां पे क्या हो सकता है कि सीड का जर्मिनेशन आप वहां पे हो सकता है। ठीक है, देखिए अगर सीड जर्मिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमें कुछ चीजें यहाँ पे और स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, मान लो कि ये सीड का पार्ट है, एंडोस्पर्म का पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो पार्ट हमें दिखाई देता है मान लो कि ये रूट का पोर्शन है। ठीक है, और इसके आगे जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाएंगे हम यहाँ पे, ओके सो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो ये हो सकता है कि हमारा फोलिएज लीफ हो सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो कहेंगे, एम्ब्रियो प्रॉपर कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, एम्ब्रियो प्रॉपर। ठीक है, सो ये क्या हो सकता है कि जहां से रेडिकल होता है ना, रेडिकल से आराइज हो चुकी ये कौन है, रूट स्ट्रक्चर ये मान लीजिएगा। ठीक है, अब अगर ये फोलिएज का पार्ट है, लीफ का पार्ट है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ शूट, शूट की ओर जा रहा है। और ये जो पार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट करने के लिए यहाँ पे कौन होता है, एंडोस्पर्म होता है। कौन होता है यहाँ पे, एंडोस्पर्म। ठीक है, और इस एंडोस्पर्म में जो फूड स्टोरेज होता है दैट इज द फूड। ठीक है, जो फूड होता है यहाँ पे वो होता है स्टार्च। कौन होता है ये फूड, जनरली दिस इज अबाउट द स्टार्च। ठीक है, और एम्ब्रियो को मतलब एम्ब्रियो के ठीक है बाजू में जो आपको दिखाई देता है फूड मटेरियल दैट इज द एंडोस्पर्म विच कंसिस्ट ऑफ स्टार्च। उसको जो बाहर से कवरिंग होता है ना, तो कवरिंग जो होगा वहां पे एलुरोन लेयर का कवरिंग होता है, एलेयूरोन लेयर का कवरिंग होता है, यानी कि वो एलेरोन का लेयर होता है। और उसके बाहर वाली साइड में भी, उसके बाहर वाली साइड में भी आपको क्या दिखाई देगा, वहां पे कुछ लेयर्स दिखाई देंगे दैट इज द टेस्टा, दैट इज द टेस्टा। इसे क्या कहेंगे दोस्तों, टेस्टा कह सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टा। देखिए एक्चुअली ड्यूरिंग जर्मिनेशन में होता क्या है कि हमने बोल दिया था कि जिबरलिक एसिड कहाँ पे सिंथेसिस होगा, जिबरलिक एसिड सिंथेसिस हो रहा है कहाँ पे, एम्ब्रियो प्रॉपर के अंदर जिबरलिक एसिड का सिंथेसिस हो रहा है। मान लो कि यहाँ पे जिबरलिक एसिड का सिंथेसिस हो रहा है, जिबरलिक एसिड यहाँ से सिंथेसिस होके कहाँ पे जाएंगे, एक अगले स्ट्रक्चर में जाएंगे, उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम, ठीक है, इन दोनों के बीच में एम्ब्रियो प्रॉपर एंड, देखिए एम्ब्रियो प्रॉपर एंड एंडोस्पर्म के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्क्यूटेलम, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्क्यूटेलम। इसको क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे दोस्तों, स्क्यूटेलम। मतलब क्या है कि जिबरलिक एसिड एम्ब्रियो प्रॉपर से होके कहाँ पे जाएगा, ठीक है, एंडोस्पर्म में जाएगा। एंडोस्पर्म से होके जिबरलिक एसिड कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, जिबरलिक एसिड जा रहा है एलुरोन लेयर के सेल्स में। एलुरोन लेयर के जो सेल्स होते हैं ना, वहां पे जा रहा है कौन, जिबरलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अगर पाथ के बारे में बोलते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे पहली चीज हमें क्या दिखाई दे रही है यहाँ पे कि जिबरलिक एसिड का सिंथेसिस हो रहा है कहाँ पे, एम्ब्रियो प्रॉपर में। एम्ब्रियो प्रॉपर में जिबरलिक एसिड का सिंथेसिस हो रहा है, जिबरलिक एसिड का सिंथेसिस एम्ब्रियो प्रॉपर में हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वहां से वो कहाँ पे जा रहा है, स्कूटेलम में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, स्कूटेलम। स्कूटेलम से होके कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, एंडोस्पर्म में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है जिबरलिक एसिड, एंडोस्पर्म में। पर एंडोस्पर्म में अभी उसका कोई रोल नहीं है, तो यहाँ से होके वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ से होके वो कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, एलुरोन लेयर के सेल्स में जा रहा है। एलुरोन लेयर के जो सेल्स होते हैं ना, वहां पे जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है दोस्तों, एलुरोन लेयर के जो सेल्स हैं
वहां पे जा रहा है, ठीक है, कौन, जिबरलिक एसिड 3, ठीक है। अब इस सेल्स में जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे तो पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पे तो पहुंच गया कौन, जिबरलिक एसिड एलुरोन लेयर के सेल्स में। तो वहां पे जाने के बाद क्या काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मान लो कि ठीक है, ये सेल्स, ये सेल है, किसका सेल है, ये एलुरोन लेयर का सेल है। मान लो कि ये सेल किसका है, एलुरोन लेयर का सेल है। इस सेल के अंदर कौन आ गया, यहाँ पे अभी जिबरलिक एसिड, कौन आ रहा है, कौन आ गया, जिबरलिक एसिड। जैसे वो सेल के अंदर आता है तो सेल के अंदर, ठीक है, वो एंट्री करता है न्यूक्लियस के अंदर। सेल के अंदर कहाँ पे एंट्री करेगा, वो न्यूक्लियस के अंदर। मान लो कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, कौन है ये, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, वहां पे जेनेटिक मटेरियल ऑफ दैट सेल, क्या होगा वहां पे, जीन्स हो गया, या जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हो, जीन्स। अब क्या करेगा कि जिबरलिक एसिड अपने रिसेप्टर को बाइंड करा के किसको एक्टिवेट कराएगा, जीन का ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट कराएगा। क्या करेगा वो, जीन का ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट कराएगा। अगर कुछ जीन का ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट होता है तो वहां पे कुछ बहुत सारे आरएनए के क्या बनेंगे, ट्रांसक्रिप्ट बनना शुरू हो जाएंगे। आरएनए के क्या बनना शुरू हो जाएंगे, ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब है कि वहां पे कौन फॉर्म हो रहा है, आरएनए फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आरएनए फॉर्म हो रहा है तो ये आरएनए किस चीज, मतलब कौन से प्रोसेस में चला जाएगा, ट्रांसलेशन में चला जाएगा। अगर ये ट्रांसलेशन में जाते आ रहे हैं तो वहां पे क्या सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। कौन सिंथेसिस होगा दोस्तों, प्रोटीन। अगर मान लो कि इस प्रोटीन में हमारे पास जो सिंथेसिस हो रहा है तो एक एंजाइम सिंथेसिस हो रहा है, ऐसा मान लो, जिसका नाम क्या है, अल्फा अमाइलेज एंजाइम। कौन सिंथेसिस हो रहा है, अल्फा अमाइलेज एंजाइम। देखिए दोस्तों, अब अल्फा अमाइलेज एंजाइम कहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। मान लो कि ये एंजाइम है जिसका नाम है अल्फा अमाइलेज, जिसका नाम क्या है, अल्फा अमाइलेज, ठीक है। अब ये अल्फा अमाइलेज कहाँ पे सिंथेसिस हो गया दोस्तों, एलुरोन लेयर में सिंथेसिस हो गया। मान लो कि यहाँ पे एलुरोन लेयर के सेल्स के अंदर कौन सिंथेसिस हो रहा है, अल्फा अमाइलेज एंजाइम। अल्फा अमाइलेज एंजाइम को क्या कर दिया जाता है, फिर सेल से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। और सेल से बाहर जब वो आएगा तब वो कहाँ पे आ रहा है, स्टार्ची एंडोस्पर्म में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, स्टार्ची एंडोस्पर्म में, ठीक है। अब जब ये स्टार्ची एंडोस्पर्म में आएगा तो ये क्या काम करेगा यहाँ पे आके, ठीक है, एंडोस्पर्म का ब्रेक डाउन करेगा। एंडोस्पर्म को क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन करेगा। मतलब एंडोस्पर्म को अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो वहां पे क्या बनेंगे, ठीक है, शुगर के मोनोमर का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। शुगर के मोनोमर का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। शुगर मोनोमेरिक फॉर्म में चला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर शुगर मोनोमेरिक फॉर्म में यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, कहाँ पे, एंडोस्पर्म के अंदर, तो ये शुगर क्या होगा, ये शुगर जो मोनोमेरिक फॉर्म में जो शुगर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो ये शुगर कहाँ पे चला जाए, ठीक है, एम्ब्रियो में चला जाएगा। एम्ब्रियो के पास अगर ये शुगर चला जाता है तो एम्ब्रियो क्या करेगा, शुगर का यूटिलाइजेशन करेगा। ये क्या करेगा, शुगर का यूटिलाइजेशन करेगा। शुगर का यूटिलाइजेशन करके क्या बनाएगा, वहां पे एनर्जी बनाएगा। क्या बनाएगा वो, एनर्जी। और उस एनर्जी को किस चीज के लिए ग्रो, मतलब यूज करेगा ये, ठीक है, ग्रोथ के लिए यूज करता है। मतलब क्या हो रहा है कि जिबरलिक एसिड जो एम्ब्रियो के अंदर सिंथेसिस हो रहा है तो सीड के जर्मिनेशन के लिए, जर्मिनेशन के दौरान हमें पता है कि वहां पे शूट भी फॉर्म होता है और हमारे यहाँ पे रूट भी फॉर्म होता है, ये हमें पता है। इन दोनों के फॉर्मेशन के लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, वहां पे एंडोस्पर्म का ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से वहां पे क्या हो रहा है कि एंडोस्पर्म का ब्रेकडाउन हो रहा है। अगर एंडोस्पर्म का अच्छे से ब्रेकडाउन होता है वहां पे तो क्या होगा कि शुगर का फॉर्मेशन होगा और शुगर कहाँ पे चले जाएंगे, एम्ब्रियो प्रॉपर में चले जाए। एम्ब्रियो प्रॉपर में वहां पे शुगर का मेटाबॉलिज्म होगा, एनर्जी बनाएगा और ये एनर्जी, ठीक है, क्या हो रहा है कि सभी को मिल रहा है वहां पे। और ऐसे ही किसका सिंथेसिस हो रहा है वहां पे, ठीक है, शूट एंड रूट का वहां पे ग्रोथ होने जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगला फंक्शन जिबरलिक एसिड का पार्थिनोकार्पी में काम करेगा। कहां पे काम करेगा, ये पार्थिनोकार्पी में काम करेगा। पार्थिनोकार्पे, हमें तो पता है कि फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, जैसे ही सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन होता है ना उसे ही हम क्या कहेंगे, सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन होना, दैट इज अबाउट द पार्थिनोकार्पे। किस प्लांट में हमें दिखाई देता है पार्थिनोकार्पे, टोमेटो। ऑक्सिन का भी हमने रोल बोल दिया था टोमेटो में, ऑक्सिन आल्सो इंड्यूस द पार्थिनोकार्पे इन द प्लांट लाइक द टोमेटो,
ठीक है। पार्थिनोकार्पी, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का भी रोल हो रहा है और जिबरेलिक एसिड का भी रोल हमें दिखाई देता है। टोमेटो का प्लांट, एप्पल प्लांट भी हो रहा है। एप्पल में भी हमें पता है कि सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन हो सकता है वहां पे, ठीक है। उसके बाद जिबरेलिक एसिड का नेक्स्ट फंक्शन अगर देखते हैं तो जिबरेलिक एसिड इज इन्वॉल्व इन द, ठीक है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फ्रूट, नंबर ऑफ फ्रूट को इंक्रीज करने में ये काम आते हैं, नंबर ऑफ फ्रूट। और जनरली नंबर ऑफ फ्रूट हमें, ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ग्रेप्स के अंदर। देखिए अगर हमें, ठीक है, अगर हम जिबरेलिक एसिड का कमर्शियल यूज करते हैं, ठीक है, जिबरेलिक एसिड का अगर हम कमर्शियल यूज करते हैं कहाँ पे, ग्रेप्स के प्लांट के ऊपर, तो ग्रेप्स के प्लांट, ठीक है, मतलब जो वेन्स होगी वहां पे, ठीक है, तो उनका जो, ठीक है, ब्रांच होगा कि यहाँ पे वो ब्रांच का लेंथ क्या कराएगा, ठीक है, ब्रांच का लेंथ क्या कराएगा, इंक्रीज कराएगा। ब्रांच का लेंथ क्या कराएगा, ये इंक्रीज कराएगा। अगर ब्रांच का लेंथ इंक्रीज करता है तो यहाँ पे छोटे छोटे हमें पता है कि जो, ठीक है, जो अंगूर लगते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा जितना ज्यादा इसका लेंथ बढ़ेगा जितना उतना ज्यादा क्या होगा कि वहां पे नंबर ऑफ फ्रूट्स बढ़ते जाएंगे। और ये कमर्शियल एप्लीकेशन है किसका, जिबरेलिक एसिड्स का, ठीक है, कहाँ पे यूज कर दिया जाता है इसका, ग्रेप्स के नंबर इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। और एक बात है कि जिबरेलिक एसिड इज इन्वॉल्व इन इंटरनोडल इलोंगेशन, ठीक है, इंटरनोडल इलोंगेशन में भी ये काम करता है। मान लो कि जैसे कि हमारे पास मान लो कि ये कोई नोड है, ये भी एक नोड है, ये भी नोड है और ये भी नोड है, ठीक है। नोड के बीच वाला जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज इंटरनोड, दैट इज नोन एज इंटरनोड। ये नोड हो रहा है, ये भी नोड है, तो उसके बीच वाला क्या होगा पार्ट, दैट इज नोन एज इंटरनोड। अगर हम किस प्लांट के इंटरनोड का लेंथ अगर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इंटरनोड का क्या करेंगे, अभी हम लेंथ इंक्रीज करेंगे, तो क्या पता होगा हमें, इंटरनोड का अगर लेंथ इंक्रीज करते हैं, सॉरी, तो प्लांट का हाइट क्या होगा दोस्तों, प्लांट का हाइट भी क्या होगा वहां पे, इंक्रीज होगा। प्लांट का हाइट भी क्या होगा वहां पे, इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं कि हम दो नोड्स के बीच वाला डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमें पता चल रहा है कि इंटरनोडल लेंथ अगर इंक्रीज होते हैं तो प्लांट का हाइट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर प्लांट का हाइट बढ़ता है तो ये हमें फायदे वाला हो सकता है क्या, यस, ठीक है। अगर प्लांट का हाइट बढ़ता है तो हमें दो चीजों का फायदा होगा, एक होगा बायोमास का फायदा, एक बायोमास क्या होगा वहां पे, सीधे सीधे इंक्रीज हो रहा है, बायोमास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मान लो कि ये प्लांट अगर कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, उसका स्टेम में के अंदर ही कुछ अगर प्रोडक्ट बनता हो, तो मान लो कि जैसे कि शुगर केन, कहाँ पे पाया जाएगा ये, ऐसा शुगर केन के अंदर। अगर हमारे पास शुगर केन का हाइट अगर बढ़ता है तो वहां पे क्या होगा, शुगर का कंटेंट भी बढ़ने लगेगा ना, सीधा सीधा बात है ये, शुगर का कंटेंट भी क्या होगा वहां पे, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इंटरनोडल लेंथ इंक्रीज करने के लिए मतलब क्या है कि इंटर कैलोरी मेरिस्टेम को स्टिमुलेट कराता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी, ठीक है, स्टेम सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जिन्हें हम क्या कहेंगे, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम का ग्रोथ या उसका इंडक्शन कौन कराता है, जिबरेलिक एसिड। सो जिबरेलिक एसिड इंड्यूसेस ग्रोथ ऑफ किसका ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, ठीक है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम का ये ग्रोथ कराएगा। तो वहां पे क्या होगा कि प्लांट का हाइट इंक्रीज होगा और उसके बाद क्या हो रहा है, ठीक है, तो हमें प्रोडक्शन भी ज्यादा अमाउंट में मिल सकता है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, कि इट इज अ, ठीक है, जिबरेलिक एसिड यूज्ड फॉर द कोल्ड ट्रीटमेंट रिप्लेसमेंट, ठीक है। देखिए जिबरेलिक एसिड का यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं, और एक कोल्ड ट्रीटमेंट को रिप्लेस करने के लिए, कोल्ड ट्रीटमेंट को रिप्लेस करने के लिए। मतलब क्या है कि कुछ हमारे पास प्लांट होते हैं जिन्हें हम बाइनियल प्लांट कहेंगे, क्या कहेंगे हम इसे,
बाइनियल प्लांट्स। सो बाइनियल प्लांट्स में क्या पाया जाता है, ठीक है, इनका मतलब क्या होता है कि बाइनियल प्लांट का मतलब क्या है कि किसी प्लांट का अगर लाइफ साइकिल 2 साल में अगर कंप्लीट होता है, ठीक है, 2 इयर्स अगर इसको, ठीक है, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लो या वेजिटेटिव ग्रोथ मान लो, इसको कंप्लीट होने के लिए अगर 2 साल अगर लगते हैं, सो दैट इज नोन एज बाइनियल प्लांट, ठीक है। देखिए बाइनियल प्लांट में अगर फ्लावरिंग करनी है आपको, बाइनियल प्लांट में अगर फ्लावरिंग करना है तो वहां पे क्या जरूरी होता है, ठीक है, कोल्ड इन्वायरमेंट जरूरी होता है। और कोल्ड इन्वायरमेंट हमें कब मिलता है, ड्यूरिंग विंटर सेशन। कहाँ कब मिलेगा, विंटर सेशन या सीजन में मिलता है, ठीक है। मतलब क्या है कि बाइनियल प्लांट में अगर फ्लावरिंग होनी है, ठीक है, प्लांट के अंदर अगर फ्लावरिंग होनी है तो इट रिक्वायर मैक्सिमम कोल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ऐसे कितने सीजन लगेंगे उसको, 2 सीजन। अगर आपको ऐसे प्लांट में, बाइनियल प्लांट में विदाउट कोल्ड ट्रीटमेंट अगर फ्लावरिंग अगर इंड्यूस करनी है तो आप किसका यूज कर सकते हो, जिबरलिक एसिड का यूज कर सकते हो। सो जिबरलिक एसिड यूज फॉर द, ठीक है, एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। मतलब क्या है कि जिबरलिक एसिड यूज्ड फॉर, यूज एज रिप्लेसमेंट फॉर कोल्ड ट्रीटमेंट। कोल्ड ट्रीटमेंट को रिप्लेस करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, ठीक है, जिबरेलिक एसिड का। देखिए दोस्तों कि इस चीज को और एक नाम से भी पहचाना जाता है। अगर किस प्लांट के अंदर कोल्ड ट्रीटमेंट के बाद, कोल्ड ट्रीटमेंट के बाद अगर फ्लावरिंग हो रही है, कोल्ड ट्रीटमेंट के बाद अगर फ्लावरिंग होती है ना, तो इस कॉन्सेप्ट को हम एक अलग नाम से भी पहचानते हैं, दैट इज नोन एज वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन। सो यहाँ पे वर्नलाइजेशन के लिए कौन इंड्यूस कर रहा है, जिबरलिक एसिड। जिबरलिक एसिड इंड्यूसेस वर्नलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। सो देख सकते हो आप यहाँ पे कि वर्नलाइजेशन को रिप्लेस करने वाला कौन होता है वहां पे, जिबरलिक एसिड। और एक बात है दोस्तों कि माल्ट के प्रोडक्शन के लिए हमारे पास जो माल्ट प्रोड्यूस होता है ना, सो माल्ट का प्रोडक्शन बार्ली से अगर आपको इंक्रीज करना है तभी भी आप किसका यूज कर सकते हो, यूज ऑफ जिबरलिक एसिड, यूज ऑफ जिबरलिक एसिड, आप जिबरलिक एसिड का यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डॉर्मेंसी को ओवरकम करना है, मतलब डॉर्मेंसी को ब्रेक करना है, तो हमने पहले ही बोल दिया था, ठीक है। और मान लीजिएगा कि फ्रूट का राइपनिंग करना है, ठीक है, मतलब क्या करना है कि फ्रूट का राइपनिंग डिले करना है। अगर फ्रूट का राइपनिंग क्या करना है, डिलेड इन फ्रूट राइपनिंग, डिलेड इन फ्रूट राइपनिंग। एक्चुअली ये तो रोल किसका होना चाहिए, राइपनिंग का रोल किसका होता है, इथिलीन का। अगर उसको डिले करना है, राइपनिंग को अगर डिले करना है इन केस ऑफ सिट्रस प्लांट, इन केस ऑफ सिट्रस फ्रूट का ही है, सिट्रस फ्रूट के अंदर राइपनिंग को अगर आपको डिले करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, जिबरलिक एसिड का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों जिबरलिक एसिड के बारे में। बहुत सारी चीजें हमने आज पढ़ ली है जिबरलिक एसिड के बारे में। आपको ये सभी चीजें ध्यान से पढ़ना है, साथ ही साथ आपको वीडियो देखते देखते नोट्स भी निकालने हैं, ठीक है। तो ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर पहली बार अगर ये चैनल आप देख रहे हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।